सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम उन विषयों को शामिल करते हैं जो हफ्ते की सुर्खियों में रहते हैं, और इस हफ्ते की सुर्खियों का विषय है समावेशी विकास के लिए सरकार के क्रांतिकारी प्रयास। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल जी और रमेश शर्मा जी। आप दोनों ही अतिथियों का एक लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। सर, आप दोनों ही अतिथियों का स्वागत है आज की इस चर्चा में। जी नमस्कार। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पहला प्रश्न अजय सर मैं आपसे करना चाहूंगा कि हाल के वर्षों में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसको समावेशी विकास के परिदृश्य में किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, पिछले 10 साल में सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता है, निर्णयों में पारदर्शिता है, इसको लेकर के बहुत अलग अलग तरह के कदम उठाए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ई टेंडरिंग प्रणाली है, मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप ऑनलाइन कर देते हैं चीज़ों को, टेंडर भी ऑनलाइन होते हैं, स्वीकृतियाँ भी उसी तरह होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव भी था और क्रांतिकारी बदलाव भी था। जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी कि फाइलें चलती थी, टेंडर मंगाए जाते थे, फिर स्वीकृत होते थे वगैरह वगैरह जी, तो एक बड़ा ये है। दूसरी बात ये कि जो तमाम तरह की पर्यावरण मंजूरियाँ हैं जो सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट्स में देती है जी, अब वो भी ऑनलाइन हो गई हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा डिसीजन है। दूसरी बात ये कि जो फॉरेस्ट से संबंधित मंजूरियाँ थी उसके लिए भी उन्होंने GIS आधारित एक सिस्टम बनाया है, वो उसके माध्यम से ये जो मंजूरियाँ दी जा रही हैं। और एक इसका एक पारदर्शिता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भ्रष्टाचार को कम करना, उस पर लगाम लगाना। तो मेरे ख्याल से जो ई टेंडरिंग वाला सिस्टम आया है और इस तरह की जो और भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन के तरीके आए हैं, उससे भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक लगाम लगी है। और दूसरी बात यह है कि कई अलग अलग योजनाओं के लिए सरकार ने डिजिटल पोर्टल बनाए हैं, वो भी एक बड़ा डिसीजन है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से सरकार ने कदम उठाए हैं। मेरे ख्याल से इसका जो सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। अभी आपने बात की डिजिटल इंडिया अभियान की। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने आम नागरिकों तक सरकारी योजनाओं की पहुँच को बहुत आसान बनाया है। इसको किस प्रकार से एक सकारात्मक कदम के रूप में देखते हैं और इसके क्या प्रभाव पड़े हैं? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, अगर हमको बदलती दुनिया के साथ चलना है जी, और तकनीकी रूप से अगर पूरी दुनिया को कॉम्पीट करना है, तो हमको दो चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा जी। एक तो सबसे पहले ये कि हमारी योजनाओं की जनसामान्य को जानकारी पहुंचे, और दूसरी आधुनिकता के साथ हम किस प्रकार स्पर्धा कर सकते हैं पूरे विश्व के साथ। तो जो डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, डिजिटलाइजेशन का जो सबसे बड़ा लाभ भारत के नागरिकों को मिला, वो एक बटन दबाते हैं और सरकार की उनकी पूरी योजना की जानकारी मिल जाती है। इससे पहले मोदी जी से पहले क्या होता था, सरकार योजनाएं तो बनाती थी लेकिन लोगों को उसकी जानकारी नहीं मिलती थी। वो कार्यालयों के चक्कर लगाते थे, लोगों से बात करते थे, कौन बताएगा कौन नहीं बताएगा ये भी पता नहीं चलता था। अब व्यक्ति घर बैठ कर के एक बटन दबाता है, सारी योजनाओं की जानकारी लेता है। दूसरा, चूंकि मोदी जी ने न केवल सारी योजनाओं को डिजिटलाइज किया है, बल्कि उन्होंने पेमेंट भी एक प्रकार से डिजिटलाइज किया है। तो उसमें आप कल्पना कर सकते हैं, आधुनिकता की दौड़ में हमारा सब्जी का हाट ठेले वाला तक जुड़ा हुआ है, चाय वाला भी जुड़ा हुआ है, पान वाला भी जुड़ा हुआ है। तो हम दुनिया की आधुनिकता की दौड़ में भी हम कॉम्पीट कर पाए हैं, योजनाओं की हम जानकारी भी देख पाए हैं। इन दोनों अगर हम क्रियान्वयन का प्रतिशत अधिक देख रहे हैं, तो उसके पीछे मोदी जी का ये डिजिटलाइजेशन जो निर्णय हुआ है, ये उसका आधार बना है। बिल्कुल। एक चीज़ में जोड़ना चाहूँगा मैं शर्मा जी के इसमें, कि जो पेमेंट सिस्टम वाली जो बात की आपने, दरअसल UPI सिस्टम इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि पिछले अगस्त के आंकड़े हैं ये, कि 20 बिलियन पेमेंट्स जो हैं UPI के थ्रू हैं। मेरे ख्याल दुनिया में सबसे ज़्यादा है ये। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सही कहा सर, और कई अन्य देश भी हमारे UPI सिस्टम को अपनाने की तरफ अब आगे अग्रसर हो रहे हैं। सर, जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको हम किसी भी तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते, और हमारी जो सरकार है इस उद्देश्य को लेकर ही आगे बढ़ रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं? इसका जवाब मैं दोनों से ही चाहूँगा। देखिए, मोटे तौर पर मोदी जी ने पद संभालते ही वो कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि आत्म विश्वास के रूप में सारे लोग एक सूत्र में रूप में बुने हों। और जब उन्होंने योजनाएं लागू की हैं, तो योजनाएं जब उन्होंने लागू की, उन्होंने ना खुद ये ध्यान रखा कि ये किसी क्षेत्र की लागू होगी, किसी वर्ग के लिए लागू होगी, किसी धर्म के लिए लागू होगी या किसी जाति के लिए लागू होगी। मान लीजिए अगर उन्होंने
उन्होंने किसानों की योजना लागू की तो पूरे देश में एक साथ लागू की गई है। अगर उन्होंने मान लीजिए शौचालय निर्माण की योजना लागू की गई है तो पूरे देश में एक साथ लागू की गई है। उन्होंने जो योजनाएं जितनी लागू की हैं वो पूरे देश को एक साथ लागू की है, व्यक्ति के रूप में भी और वर्ग के रूप में भी। खास तौर से उन्होंने सबका साथ सबके विश्वास में जो मंत्र दिया था, उनका क्या नाम था, ज्ञान का सम्मान। इसमें जो ज्ञान शब्द आता है उसमें जी का अर्थ गरीब है, गांव है, वाई का अर्थ युवा है, ए का अर्थ अन्नदाता किसान है और एन का अर्थ नारी यानी महिला है। आप अगर देखेंगे तो उन्होंने महिलाओं के लिए योजना अलग बनाई, सम्मान निधि, किसान के लिए सम्मान निधि अलग बनाई, युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार स्वरोजगार की योजना उन्होंने अलग बनाई, और गरीबों के लिए जो उन्होंने महीने का जो तय किया हुआ है आयुष्मान योजना हो, वो सारी की सारी योजना उन्होंने पूरे भारत के लिए लागू की है। और यही कारण है कि उनका सबका साथ सबका विकास, आप कल्पना कर सकते हैं इन 11 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए। तो मैं समझता हूँ ये सबका साथ सबका विकास परियोजना, उनका जो संकल्प था मोदी जी का, ये उसका परिणाम है। आप इसको किस तरीके से? हाँ बिल्कुल, शर्मा जी ने कहा, मैं सहमत हूँ। मैं से कोई भी योजना जो है किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष के लिए नहीं है। भारत के सभी नागरिकों के लिए सारी योजनाएं हैं। अब इसमें जो इसमें महिलाओं के लिए भी है, किसान के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, सभी समाज के हर वर्ग के लिए मोटे तौर पर है। महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनी उसके अंदर ये जो उज्ज्वला योजना का खासतौर पर जिक्र करना पड़ेगा कि जिसके अभी तक 10,57,00,000 हितग्राही जो हैं वो महिलाएं हो चुकी हैं, और LPG जो रिफिलिंग पर उसको जो है 300 रुपये की सब्सिडी भी मिलती है। तो मेरे ख्याल से महिलाओं की दृष्टि से ये बहुत बड़ी उनके लिए सहूलियत है, क्योंकि ज़्यादा किचन का जिम्मेदारी महिलाओं के पास होती है और रसोई गैस या ऊर्जा का सवाल है उनके लिए सबसे बड़ा होता है। और अगर वो आसानी से और सस्ते में अगर मिल रही है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। दूसरी बात, आयुष्मान योजना की जो भाई साहब ने बात बोली, तो 5 लाख तक का इलाज फ्री है, 70 साल के ऊपर तो सभी के लिए, हर तरह के सभी वर्गों के लिए है। तो मेरा गरीब आदमी जो बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाता था अभी तक, जिसके लिए सपना था कि जो बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराना, वो भी अब जो है आयुष्मान अस्पताल के उन अस्पतालों में इलाज करा पा रहा है। ये आम आदमी दृष्टि से बहुत बड़ी सौगात है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। कहीं ना कहीं जो ज्ञान है हमारा, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, समावेशी विकास के ये मुख्य 4 आधारभूत स्तंभ हम मान सकते हैं, और इन्हीं के विकास की तरफ सरकार ने काम किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात होती है तो ये इस अभियान ने किस तरीके से छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए एक नए अवसर खोले हैं सर, इस बारे में आपसे जानना चाहिए। देखिए, मोटे तौर पर आत्मनिर्भरता के लिए 2 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। एक तो व्यक्ति स्वस्थ रहे, अगर वो स्वस्थ रहेगा तभी वो सक्रिय होगा, और तभी सक्रिय होगा तो तभी काम कर पाएगा। और दूसरा, कहीं ना कहीं उसका अपना शिल्प, अपनी प्रतिभा, अपना कौशल का विकास वो कैसे करता है आत्मनिर्भर के लिए। जिस तरीके से गाँव की कहावत है, उधार के सिंदूर से कोई सौभाग्यवती नहीं होती, ठीक उसी प्रकार विदेशी सामान से हम कभी संपन्न नहीं हो सकते। तो व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए मोदी जी पद संभालने के तुरंत बाद झाड़ू लेकर के प्रगति मैदान गए। स्वास्थ्य रहने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। और दूसरी, गांव की सफाई अभियान शुरू किए, महिलाओं के लिए शौचालय वगैरह बनाए हुए। और फिर उन्होंने नगर ही नहीं, गांव के कस्बे से लेकर के महानगरों तक स्वच्छता का अभियान छेड़ा, ताकि व्यक्ति स्वस्थ वातावरण में रहे, अच्छा सोचे। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि लोकल फॉर वोकल, ताकि हम जो स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय उत्पाद को हम प्राथमिकता दें। उससे आत्मनिर्भरता ये बनी कि हमारे जो गांव के किसान थे, गांव की महिलाएं थी, गांव के युवा थे, उनको अगर किसी चीज़ की कौशल की उनको जानकारी थी तो उन्होंने उत्पादन शुरू किया। फिर इसी प्रकार उन्होंने उद्योगों का वर्गीकरण किया। पहले लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग होते थे, फिर उन्होंने कुटीर उद्योग और उसमें 5-6 श्रेणी में बांटा, ताकि जाकर के अपना उत्पादन आप शुरू कर सकें। तो आत्मनिर्भरता के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खुद उत्पादन करें। और आत्मनिर्भरता के लिए सबसे बड़ा जो काम किया है मोदी जी ने, 3 दिशाओं में काम किया। आप कल्पना कर सकते हैं स्पेस की टेक्नोलॉजी हमारी कितनी ज़बरदस्त हुई है कि हमने पिछले 10 वर्षों में दुनिया के 300 जो सैटेलाइट हैं वो इसरो ने किए हैं, और हमारी टेक्नोलॉजी नासा से सस्ती है, वो उन्होंने हमसे समझा है। और दूसरा, डिफेंस के मामले में अब हम निर्यातक भी हो गए हैं। तो आत्मनिर्भरता के लिए, स्पेस के लिए, डिफेंस के लिए और खासतौर से इकोनॉमिकल के लिए ये बहुत आवश्यक है। और एक और उनके निर्णय जिसकी सबसे कम चर्चा होती है, उन्होंने कई देशों से चर्चा की कि अगर हम और आप दोनों सौदा करते हैं, जैसे चीन से भी उन्होंने चर्चा की, ईरान से भी चर्चा हुई, रूस से भी चर्चा हुई, उसमें डॉलर का क्या काम, अनावश्यक पैसा कमीशन डॉलर को जाता है। आप अपनी मुद्रा में लेन देन करिए, हम अपनी मुद्रा में कर रहे हैं, इससे भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचा है इसमें। जी।
बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। आप इसको किस तरीके से देखते हैं अजय सर? देखिए, इसका विस्तार हर क्षेत्र के अंदर है। आत्मनिर्भरता, अंग्रेज़ों ने जब शासन किया तो सबसे पहले उन्होंने हमारी जो है स्वदेशी अभियान पर चोट की। उन्होंने हमारे उद्योग धंधे बंद किए और अपना सामान यहाँ पर बेचना शुरू किया। तो वो जो आघात लगा था भारतीय अर्थव्यवस्था को, उससे उभरने का एक ही तरीका है, वो आप स्वदेशी को बढ़ावा देना। और मेरे ख्याल से सरकार उन क्षेत्रों पर अब ज़्यादा ध्यान दे रही है कि भाई हम हर चाहे MSME हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे और दूसरी बात है कि जो स्वदेशी की जो रेंज है ये हर क्षेत्र में है। हमने कोविड के समय देखा कि हमने ही जो है वैक्सीन बना करके दुनिया भर को उपलब्ध कराई। रक्षा के क्षेत्र में हो ही रहा है काम। ड्रोन के क्षेत्र में भारतीय ड्रोन डेवलप कर रहे हैं इस तरह की। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए तो बताते हैं भारतीय ही थे वो बने हुए, जिन्होंने सही निशाना लगा करके जो अपने टारगेट को ध्वस्त किया। स्वास्थ्य के अंदर है, रक्षा के अंदर है, इसके अलावा और भी कृषि के अंदर भी है, जो हम अपने इक्विपमेंट्स डेवलप कर रहे हैं और उसका लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो कुल मिला के हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग स्तर पर जो है स्थानीय टेक्नोलॉजी लाएं। और ये युवाओं को जो नई शिक्षा नीति का भी एक उद्देश्य है कि लोग अपने ट्रेंड होकर अपने ज्ञान का उपयोग अपने ही उद्योगों को, अपने ही टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में करें। तो मेरे ख्याल स्वदेशी का एक बड़ा वो भी लक्ष्य है। बिल्कुल ठीक कहा सर। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अरुणाचल के दौरे में इस बात को उठाया भी था कि अब हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या आज तक की रही है दूसरे देशों पर निर्भरता, और अब हम उसको कम करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और यही हमारी शक्ति के रूप में सामने दिख के प्रदर्शित होगा। किसान समावेशी विकास का एक मुख्य आधारभूत स्तंभ है जो हमारे ज्ञान का अन्नदाता है। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में सरकार ने बहुत सारी सकारात्मक योजनाएं, प्रभावी योजनाएं लागू की हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, जो उन्होंने वादा किया था किसान की आय दोगुना करने का, और उस दिशा में बड़े क्रांतिकारी 3-4 बड़े निर्णय हुए हैं। सबसे पहले तो जो समर्थन मूल्य है किसानों का, वो समर्थन मूल्य उन्होंने प्रत्येक चीज़ का समर्थन मूल्य बढ़ाया। और कितनी ही प्रकार की दलहन जो कि पहले समर्थन मूल्य में शामिल नहीं थी, उन दलहन को भी उन्होंने अब समर्थन मूल्य में शामिल किया है। दूसरा, किसान पूरे अपनी भूमि को 12 माह उपयोग कर सके, उसके लिए नहरों का जाल बिछा और नदी जोड़ो परियोजना पूरे देश भर में वो उन्होंने लागू की। फिर तीसरा, धरती का वाटर लेवल ऊपर उठे, इसकी योजना लागू की। इसके अलावा उन्होंने किसान सम्मान निधि जारी की और फिर पशुपालकों के लिए जो डेयरी योजना पूरे देश में जो लागू की है, ताकि खाली समय में वो डेयरी उत्पादन कर सकें। इसके अलावा उन्होंने किसानों को 2 और चीज़ों पर कहा है। यदि किसान डेयरी खुद खोलना चाहता है तो किसान की डेयरी का अनुदान बढ़ा है। पशुपालन की दृष्टि से अगर आप देखें तो उसका अनुदान उन्होंने उसको बढ़ाया हुआ है। तीसरा, वो वेयर हाउस में भी उन्होंने अनुदान बढ़ाया है। तो स्वाभाविक रूप से कई बार परोक्ष रूप से उन्होंने किसानों के हित में जो योजनाएं लागू की हैं, वो फिर खाली पड़ी हुई ज़मीन को किस प्रकार आप उपयोग कर सकते हैं, वो जो उन्होंने फलोद्यान योजना उन्होंने लागू की है, ये किसान की आय का। इसके साथ साथ मोदी सरकार ने एक और योजना लागू की है। किसी गांव के पास में अगर कोई बंजर जमीन सरकारी पड़ी हुई है और वो उसको आबाद करना चाहता है, खास तौर से बगीचा लगा करके या वन के रूप में करना चाहता है, तो भूमि तो सरकार की रहेगी, लेकिन उसके एक निश्चित वर्षों तक उसका जो उत्पादन होगा वो किसान उसका उत्पादन ले सकेगा। तो मैं समझता हूँ ऐसी कई योजनाएं उन्होंने लागू की हैं जिससे किसान की आय उसकी समृद्ध हो सके। किसान की समृद्धि इस काल में बढ़ी है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं या किसी भी तरीके के विकास, तो उसमें संपर्क एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है, चाहे वो सड़कों का हो या संचार का हो। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और इंटरनेट जैसी आधारभूत सुविधाएं बहुत तेज़ी से विकसित हुई हैं पिछले 1 दशक में। इसको सर किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, अभी आज के ज़माने में 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कम्युनिकेशन के लिए: सड़क, बिजली और इंटरनेट। मेरे ख्याल से इन अभी जो आंकड़े आए, लेटेस्ट आए हैं इसके, भारत के 97%, 97% गाँव में इंटरनेट पहुँच गया है, मोबाइल पहुँच गया है जी। इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँचने का सीधा मतलब ये है कि वो संचार दृष्टि से गांव देश से जुड़ गए हैं। उनमें दूर दराज के गांव भी शामिल हैं कि जो अभी जहाँ तक अभी नहीं पहुँचे थे। दूसरी सड़कों का मेरे ख्याल से इस सरकार ने, मोदी ने जब से जो कार्यभार संभाला तब से उनकी पहली प्राथमिकता सड़क निर्माण और रेलवे से जोड़ने का है। तो मेरे ख्याल से 63 लाख किलोमीटर सड़कें भारत में बन चुकी हैं अभी तक। और इसके अंदर भी जो है वो खास करके जो दूर दराज के इलाके हैं, मतलब मेन दो स्तरों पे काम चल रहा है। एक तो जो हाईवेज बन रहे हैं, राजमार्ग,
और ग्रामीण गाँव के अंदर तक की सड़कें हैं, जो कि आज कुछ समय पहले तक सपना ही होता था, तो वहाँ तक पहुँच गई। उससे उसका सीधा सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर सड़क से गाँव जुड़ जाता है तो वो वहाँ पर शिक्षा पहुँचती है, वहाँ रोज़गार पहुँचता है, वहाँ पर व्यापार व्यवसाय पहुँचता है, तो ये बुनियादी कारक है ये विकास का। तो मेरे ख्याल से इस दृष्टि में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और जो गांव में जो रोड बनाए जा रहे हैं, जो रास्ते बनाए जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो न सिर्फ गांव को जोड़ रहे हैं, बल्कि रास्ते में पड़ने वाली मंडियों को जोड़ रहे हैं, अस्पतालों को जोड़ रहे हैं, स्कूलों को जोड़ रहे हैं। तो ये इसका जो ओवरऑल असर होता है वो बहुत बहुआयामी है। ये हमारे ख्याल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन तक पहुंच आसान हुई है और उनकी जानकारी पाना भी आसान हुआ है। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो उसके माध्यम से आपको जानकारी आसानी से मिल रही है। सड़कों के विकास से हम उन सुविधाओं तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। सर, देश के विकास में उस देश के युवाओं का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। और हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति में जो बहुत बदलाव लाए हैं, कहीं ना कहीं एक स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है और सरकार का कौशल विकास मिशन उस चीज़ को एकदम सकारात्मक रूप से प्रतिपादित करता है। तो इन दोनों क्षेत्रों को किस प्रकार से देखते हैं सर, नई शिक्षा नीति और तौर पर ये दोनों चीज़ें उन्होंने साथ साथ जोड़ी हैं, शिक्षा नीति और रोजगार, ये मोदी जी ने साथ साथ जोड़ी है। खासतौर से पाठ्यक्रमों में जो कुछ उन्होंने जो चीज़ें जोड़ी हैं, खासतौर कौशल विकास की जो चीज़ें जोड़ी हैं, प्रतिभा विकास की जो चीज़ें जोड़ी हैं, इससे मैं समझता हूँ युवाओं के कौशल का और उनकी प्रतिभा का इसमें विकास होगा स्वरोजगार की तरह। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने कुछ स्वरोजगार की योजनाएं लागू की, जैसे दीनदयाल योजना लागू की है, कौशल विकास योजना लागू की है, महिला सृजन योजना लागू की है। ये जो इन्होंने योजनाएं लागू की हैं, इन योजनाओं से भी युवा, उनको प्रशिक्षण भी मिलेगा। ये दोनों प्रकार की है, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, प्रशिक्षण की अवधि में उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी और छात्रवृत्ति प्रशिक्षण के बाद में फिर वो जब अपना कोई यूनिट डालेंगे उसमें बिना किसी गारंटी के लोन की भी व्यवस्था है। ऐसी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो लागू की है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने शिक्षा को रोजगार से एक प्रकार से जोड़ा हुआ है, तो इससे युवाओं को, हमारे युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। और उसका एक कारण भी है, आप कल्पना कर सकते हैं एआई अभी पिछले 5-7 वर्षों से बहुत आगे है। कल्पना कर सकते हैं कि मोदी जी ने जिस अपना पदभार 2014 में संभाला था, उसके साथ उन्होंने स्टार्टअप योजना लागू की थी। कहीं ना कहीं ये दस्तक हो गई थी कि एआई आएगा तो वो हमारे नौजवानों से नौकरियां छीनेगा, रोजगार छीनेगा, तो नौजवानों को स्वरोजगार की तरफ आना होगा। तो वो जो स्टार्टअप और स्वरोजगार की जो उन्होंने योजना शिक्षा में जोड़ा है, और इसके साथ साथ उन्होंने महाविद्यालयीन जो कोर्स हैं उसमें उन्होंने ये जो प्रशिक्षण वाले कोर्स जोड़े हैं, मैं समझता हूँ ये युवाओं के प्रतिभा विकास के लिए बहुत अच्छा है। और युवाओं को इसको समझ करके इस पर आगे बढ़ना पड़ेगा अपने कैरियर के लिए। नौकरी की भागदौड़ से युवाओं को खुद भी चाहिए कि वो स्टार्टअप योजनाओं की, कौशल विकास की और ये जो योजनाएं हैं इनका लाभ लेकर के अपना खुद का काम शुरू करें। स्टार्टअप इंडिया की बात, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं कि नई शिक्षा नीति का जो मूल है उसमें एक तो नवाचार है और दूसरा आत्मनिर्भरता है। लेकिन ये तो उन्होंने बताया काफ़ी, लेकिन एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, वो है मातृभाषा में शिक्षा। मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया पहले। या तो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ने लगे या हिंदी में पढ़ने लगे, लेकिन अपनी मातृभाषा जो है उसका बचपन से या प्राइमरी लेवल पर उसकी शिक्षा देना, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा निर्णय है मातृभाषाओं को आगे बढ़ाने का, उनको संवर्धन के लिए। और उनमें सबसे बड़ी अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम जागे बच्चों में, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम में चले जाते हैं, उसको मातृभाषा उनको लेना देना रहता नहीं है, या वो जानते नहीं हैं, जानना नहीं चाहते हैं, या माँ बाप भी उन संस्कार डालते हैं। तो अपनी भाषा से दूर होना, अपनी माँ से दूर होना जैसा है। तो मातृभाषा में शिक्षा प्राइमरी स्तर की देना बहुत अच्छा निर्णय है और ये होना बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अपनी भाषा में शिक्षा से बच्चा ज़्यादा प्रभावी ढंग से सीखने में समर्थ हो जाता है और ये कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी तरीके से काम भी कर रहा है। सर, जब भी हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो वो विकास सिर्फ आर्थिक या सामाजिक विकास नहीं होता है, बल्कि हमें पर्यावरण के पक्षों को भी देखना पड़ता है। और हमारे देश की सरकार ने पिछले 1 दशक में नवीकरणीय ऊर्जा और हरित भारत अभियान में काफ़ी सकारात्मक कदम उठाए हैं। इसको समावेशी विकास के लिए किस तरीके से देखते हैं? देखिए, समावेशी विकास का अर्थ ये है कि हर चीज़ का उसमें समावेश हो। इस पक्ष को हम छोड़कर नहीं आगे बढ़ सकते। पर्यावरण है या नवकरणीय ऊर्जा वाली बात है, क्योंकि हमें बात ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हैं वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, महंगे भी होते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर सारी दुनिया मुश्किल से 25-30 साल तक निर्भर कर सकती है। ये पेट्रोल डीजल उत्पादन करने वाले देश भी जानते हैं और उन्होंने अपनी इकोनॉमी का भी डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया है। तो भारत तो इसके भरोसे रह ही नहीं सकता। तो क्योंकि हम ज़्यादातर ऊर्जा जो है स्रोत हम आयात करते हैं,
तो अभी से उसके वैकल्पिक ऊर्जा पर काम हो, जिसमें अभी सौर ऊर्जा पर काफ़ी काम हुआ है। इसी तरह और भी दूसरे तरीके हैं कि जो पेट्रोल डीजल की जगह ले सकें भविष्य के अंदर। सरकार ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है बढ़ावा दिया है, तो ये उसी दिशा में करते हुए कदम है। पर्यावरण को संरक्षण किया जाए तो इस पर कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। कैसे बचाएं, कितना बचाएं, ये एक सवाल हो सकता है। आप इसको सर किस प्रकार से? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि जीवन अगर चलता है तो प्रकृति से और पर्यावरण से चलता है। अगर पर्यावरण में गिरावट होगी तो चींटी से लेकर हाथी तक सारे प्राणियों के प्राण संकट में होंगे। और इस समय अगर पूरी दुनिया सबसे बड़े संकट से निपट रही है तो वो पर्यावरण का ही संकट है। तो मैं समझता हूँ मोदी जी ने सबसे पहले पदभार संभालने के साथ जो पर्यावरण का जागरूकता का अभियान, यहाँ पर दो चीज है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता कैसी हो और पर्यावरण को ठीक करने के उपाय कैसे हों। तो सरकार ने दोनों तरफ से काम किया है। उन्होंने पाठ्यक्रम में भी पर्यावरण को जोड़ा है और इसके साथ महाविद्यालयों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वो समय समय पर पर्यावरण पर गोष्ठियाँ आयोजित करें। इसके अलावा जैसा कि बोकिल जी ने खुद भी कहा कि बिजली की कार का उत्पादन बढ़े, इसका उन्होंने बनाया। और इसके अलावा कहीं ना कहीं जो वैकल्पिक पेट्रोल का विकल्प क्या हो सकता है, एथेनॉल या जो भी उसका विकल्प हो सकता है, हर जिले में एक एथेनॉल की फैक्ट्रियां कारखाना डले, ये उन्होंने निर्णय लिया। और उसके लिए क्या सरकार की सुविधाएं दे सकती हैं वो उन्होंने उसके साथ निर्णय लिया। इसके अलावा सौर ऊर्जा पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कि बिजली के बजाय, क्योंकि बिजली का जहां उत्पादन होता है वो भी पर्यावरण को बहुत प्रभावित करता है, पानी भी और दूसरी चीज़ों को भी, हर घर सौर ऊर्जा से संचालित हो। तो सौर ऊर्जा के लिए उन्होंने अनुदान जारी किया है। एक घर अगर आप भी लगाएंगे तो उसमें 35%, अगर आपकी माताजी के नाम मकान है तो 50% तक उसमें अनुदान है। अलग अलग कैटेगरी में उसके अनुदान है। तो उन्होंने सौर ऊर्जा को बहुत ज़्यादा जोर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इसके अलावा घर के अंदर के जो और अन्य उपयोग हैं वो सारे उपकरण सौर ऊर्जा से संचालित हों, AC वगैरह जो सौर ऊर्जा से संचालित हो, उसके लिए भी उन्होंने प्रोत्साहित किया है। मैं समझता हूँ इसमें समय तो लगेगा, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा पर्यावरण संतुलन देशों में शामिल होगा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। समावेशी विकास की जब बात करते हैं तो सर आर्थिक समृद्धि की बात आती है और हाल ही में हमारी सरकार ने GST में जो कर सुधार किए हैं, इसका एक व्यापक असर सकारात्मक रूप से पड़ा है समाज के प्रत्येक वर्ग पर। इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, समावेशी विकास की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको कई नवाचार उसमें करने को होंगे। तो कहीं ना कहीं समावेशी विकास की दृष्टि से मोदी सरकार ने जो नवाचार किए हैं, और उन नवाचारों में उन्होंने सबसे पहले तो जो व्यक्ति स्वस्थ रहे उसके लिए उन्होंने 2-3 योजनाएं, जैसे एक आयुष्मान योजना लागू की है। वो फिर 70 वर्ष से ऊपर के आयु वालों को तो ये सारा का सारा उपचार उन्होंने निःशुल्क किया हुआ है। उसमें स्वास्थ्य के उन्होंने कई प्रकार की बीमाएँ भी लागू की हैं। तो मैं समझता हूँ पूरा का पूरा समाज सब संयुक्त होकर के कुछ नवाचार करे और स्वस्थ रहे, इस दिशा में कदम उन्होंने उठाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सर, आपके विचार जानना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, GST के मामले में तो ये पहली बात तो ये थी, सरकार ने कहा था कि एक टैक्स, एक देश एक टैक्स प्रणाली। तो ये बहुत लंबे समय से लंबित था मामला कि देश में अलग अलग तरह के कर लगे हुए थे, राज्यों में अलग, केंद्र में अलग। तो उनको सबको एक छतरी के तहत लाया गया और GST लागू किया गया जी। अभी सरकार ने जो है वो GST में GST 2.0 के तहत काफ़ी हद तक लोगों को राहत दी है, बड़ी राहत दी है। मतलब 10% तक टैक्स कम हुआ है। तो ये जनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि सरकार का मानना यह है कि अगर लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, खरीदने की, तो वो और ज़्यादा व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और उस माध्यम से परोक्ष रूप से भी टैक्स कलेक्शन सरकार का ही बढ़ेगा अंततः। क्योंकि मोटे तौर पे जो आंकड़े आए हैं, ओवरऑल GDP जो है, जो अभी जो सरकार ने छूट दी है GST के अंदर, 0.08% GDP में बढ़ सकती है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का अनुमान है। हालांकि शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा घाटा लोगों को ऐसा लगे, लेकिन अंततः इसका जो परिणाम होगा वो देश हित में होगा, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में होगा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। श्रोताओं, तो ये था हमारा कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में, जिसमें हमने समावेशी विकास के लिए क्रांतिकारी प्रयास विषय पर एक सार्थक विमर्श किया। वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल जी और रमेश शर्मा जी हमारे साथ शामिल हुए। आपका पुनः एक बार धन्यवाद सर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय पर किसी अन्य विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। सुर्खियों में